हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आवर कार्टून सीरीज। आज का जो हमारा ये लेक्चर है दैट इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ आवर सीरीज़। आज के लेक्चर में हम अपनी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के जो कार्टून जिसको हमने लास्ट एपिसोड में और यू कैन से कि लास्ट जो हमारे पार्ट था पार्ट 3 में स्टार्ट किया था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। और आज के इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि अगर आपको कार्टून्स के किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट है तो गो टू द कमेंट सेक्शन एंड यू कैन शेयर योर डाउट्स और एनी प्रॉब्लम देयर, राइट। ओके, लेट अस स्टार्ट दिस सीरीज। अब आपका जो आज का ये पिक्चर है ये क्या है? इट इज़ नॉट अ कार्टून, इट्स अ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया? एक पिक्चर बताई गई है और ये पिक्चर जैसा कि हम देखते हैं ये बता सकते हैं कि ये पिक्चर क्या है। इट इज़ एन पेंटिंग। अब ये पेंटिंग क्या थी, इसका सबसे पहला क्वेश्चन ही क्या है? हु मेड द पेंटिंग एंड व्हेन? कब बनाई और किसने बनाई थी? तो आंसर क्या आएगा? इसका आंसर है यूजेन डेलोक्राई। व्हाट्स द नेम ऑफ द पेंटर? यूजेन डेलोक्राई। कब बनाई थी इसने? 1830 में। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ द पेंटिंग? इस पेंटिंग का जो टाइटल था वो क्या था? लिबर्टी लीडिंग द पीपल, राइट। देन नेक्स्ट वन इज डिस्क्राइब एनी 3 काइंड्स ऑफ कन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पर ये दिस इट्स रिटन रॉन्ग, इट इज़ कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट्स इन द साउथ एशियन रीजन। अब हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर हमें चैप्टर का नाम मालूम पड़ जाता है कि ये पेंटिंग कौन से चैप्टर से ली गई है? कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, क्योंकि इसमें किसकी बात हुई है? साउथ एशियन रीजन्स की, राइट। तो साउथ एशियन रीजन में किस तरीके के 3 कन्फ्लिक्ट्स थे उनको बताना है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जहाँ भी 2 कंट्रीज़ के बीच में अगर कन्फ्लिक्ट्स की बात होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम कन्फ्लिक्ट्स किसको लेकर होंगे कंट्रीज़ के बीच में? या तो बॉर्डर को लेकर होगा, राइट, बॉर्डर को लेकर होता है, या फिर वाटर को लेकर, यानी कोई रिवर है जो 2 कंट्रीज़ के बीच में से निकल रही है तो उसकी वाटर शेयरिंग को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है। और सम टाइम एथनिक जो कन्फ्लिक्ट्स है वो भी आ जाता है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इसी तरीके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में पाए जाते हैं। अब यहाँ भी हमारी बात हो रही है साउथ एशियन रीजन की, तो साउथ एशियन रीजन्स में भी किन बातों को लेकर मेन 3 कन्फ्लिक्ट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला क्या है? बॉर्डर डिस्प्यूट है। दूसरा किसको है? वाटर शेयरिंग को लेकर है। तीसरा है एथनिक शिफ्ट एट्सेट्रा, राइट, आर द कॉमन इन साउथ एशियन रीजन। तो ये आपने दिमाग में रखना है, नॉट ओनली फॉर दिस कार्टून। अगर जर्नल भी क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और उसमें किन्हीं भी 2 कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स पूछे जाते हैं और सपोज आपको नहीं आते वो कि कन्फ्लिक्ट क्या है, तो आपने इनको ज़रूर दिमाग में रखना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट्स किस किस को लेकर होता है? वाटर को लेकर या बॉर्डर को लेकर और एथनिक कन्फ्लिक्ट्स, राइट। तो इनमें से कुछ भी आप लिख देंगे तो वो ठीक माना जाएगा, राइट। ओके, देन नेक्स्ट कार्टून जो है वो हमें क्या बता रहा है? इस कार्टून में अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसके क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर हम इसको ये देखते हैं तो ये किसका चेहरा हमें लग रहा है? इट इज़ परवेज़ मुशर्रफ। किसका है? और परवेज़ मुशर्रफ कौन थे? पाकिस्तान के राष्ट्रपति एज वेल एज वहाँ के जनरल, राइट। तो यहाँ जो परवेज़ मुशर्रफ है उसको एक काउंटिंग, एक तरह की कैलकुलेशन करते हुए दिखाया गया है। अब यहाँ क्या है? आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन। वो अपने दिमाग में ये सोच रहे हैं, उनकी जो थिंकिंग है इस समय क्या चल रही है कि वो हमेशा कैलकुलेशन में अच्छे हैं। किस तरीके की वो कैलकुलेशन कर रहे हैं? यहाँ आप देखिए, यहाँ पर क्या है? वो जनरल है आर्मी के और ये क्या है? एज अ प्रेसिडेंट। तो वो ये कहते हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ और जनरल नहीं रहता तो मेरी वैल्यू क्या होगी? 0। लेकिन अगर मैं जनरल बन जाता हूँ और प्रेसिडेंट नहीं बनता तो मेरी वैल्यू क्या है? 1। ऐसा क्यों है? हमें सबको मालूम है कि पाकिस्तान में जो भी रूलिंग पार्टी है या जो भी रूलर होता है वो एक तरह से किसके हाथ में खेलता है या किसके हाथों की कठपुतली या पपेट होता है? आर्मी का, राइट। तो इसलिए अगर वो आर्मी मैन है, जनरल है, तो उसकी पावर सिंगल है, राइट। लेकिन अगर वो जनरल भी है और साथ ही साथ अगर वो वहाँ पर प्रेसिडेंट भी बन जाता है तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? डबल। एज वी ऑल नो कि बहुत बार पाकिस्तान में जो जनरल मुशर्रफ हैं वो आर्मी के चीफ भी रहे हैं और साथ ही साथ वहाँ के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। क्लियर? तो ये उस कैलकुलेशन को दिखा रहा है। नाउ अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चंस की कि क्वेश्चंस में इनके बारे में किसको लेकर किस तरीके से इसमें क्वेश्चंस किए गए हैं। सबसे पहला क्या है?
व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, ये कार्टून क्या दिखा रहा है, ड्यूल रोल, डबल रोल है किसका, पाकिस्तान रूलर परवेज मुशर्रफ एज द प्रेसिडेंट और एज एन आर्मी जनरल, जो हमने अभी यहाँ पर बात की थी, इससे इनकी क्या है पावर डबल हो गई यानी ड्यूल रोल है। देन व्हाट डज द इक्वेशंस स्पीक अबाउट, ये जो इक्वेशंस है क्या बताती हैं, दीज इक्वेशंस स्पीक अबाउट द डोमिनेंस ऑफ वन पर्सन मिलिट्री मोर रादर देन ओनली प्रेसिडेंट, कि अगर अब यही इक्वेशन यहाँ बता रही है, हमने अभी बात की थी कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ और जनरल नहीं बनता तो वैल्यू ज़ीरो है, लेकिन अगर वो जनरल बनते हैं लेकिन प्रेसिडेंट नहीं बनते तो उनकी जो पावर है वो 1 है, लेकिन अगर वो दोनों बन जाते हैं तो इसका मतलब उनकी पावर डबल है। तो यहाँ यही बात की गई है कि रूलर जो है उससे ज़्यादा पावर किसकी है, जनरल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम ऑलवेज गुड एट कैलकुलेशन, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ये क्या बता रहा है, इट शोज द नेशन दैट मुशर्रफ वांट्स टू कमांड द कंट्री मिलिट्री, मुशर्रफ क्या चाहते हैं कि पूरी की पूरी कंट्री में कमांड किसकी होनी चाहिए, मिलिट्री, यानी कौन सा किसका रूल होना चाहिए पाकिस्तान में, आर्मी रूल, मिलिट्री रूल, एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली बोथ टू स्ट्रेंथन हिज पावर, यानी आर्मी का कंट्रोल भी हो और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन पावर भी किसके हाथ में हो, आर्मी के हाथ में, यानी जनरल मुशर्रफ के हाथ में। इससे क्या होगा, उनकी पावर डबल हो जाएगी। बिकॉज द प्रेजिडेंट सर्वाइवल इज़ नॉट ईजी विदाउट मिलिट्री सपोर्ट, एज वी हैव डिस्कस कि वेरी फर्स्ट कैलकुलेशन में क्या दिखाया गया है कि अगर वो सिर्फ प्रेजिडेंट बनते हैं और जनरल नहीं रहते तो उनके हाथ में कोई पावर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ का प्रेसिडेंट पावरफुल कब है, जब उसके साथ जनरल की, मिलिट्री की सपोर्ट। ओके, होपफुली इट्स क्लियर टू यू। कम टू द नेक्स्ट, अब हम अपने अगले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट कार्टून में क्या दिखाया गया, यहाँ हम देखें ये कौन है, राजा मस्त दिखाए गए हैं, नाम लिखा हुआ है उनका। अब ये एक स्टिक के ऊपर बैलेंस करते हुए हैं, एक तरफ क्या है, लॉयन है, राइट, जो किसको दिखा रहा है, सिन्हालास को, दूसरी तरफ क्या है, टाइगर, टाइगर किसको दिखाता है, लिट्टे को। हमें मालूम है कि श्रीलंका में क्या था, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स। अब सिन्हाला और लिट्टे दोनों कहाँ पर हैं, श्रीलंका में। तो ये हमें कौन सी कंट्री की सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्टून रिगार्डिंग द श्रीलंका, राइट। तो आपको मैंने पहले भी ये बात की थी कि बहुत सारा कंटेंट ऐसा है, या बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अगर आप कार्टून के कंटेंट को समझ आते हो, कि ये समझ आते कि किस कॉन्टेक्स्ट में दिया गया है, तो देयर इज़ नथिंग। वो जो ये कार्टून होता है, इसको एक्सप्लेन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एज वी नो, अब हमने इसका समझ लिया कि ये कार्टून क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में इसमें बात की गई है। लेट अस सी द क्वेश्चंस। व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, ये कार्टून क्या दिखा रहा है, श्रीलंकाज एथनिक कन्फ्लिक्ट। कार्टून किस चीज़ को बता रहा है हमें, एथनिक कन्फ्लिक्ट्स को, किसके बीच में, लिटे एंड सिन्हालास के बीच में, राइट। जैसे ये सिन्हालास है, ये लिटे है, और इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट है। देन विच एनिमल डू रिप्रेजेंट द सिन्हाला एंड लिटे, कौन सा एनिमल, सिन्हाला कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, बाय द लॉयन, और लिटे किसके द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है, बाय द टाइगर। देन व्हाट डज श्रीलंकन लीडरशिप स्पीक इन द कार्टून, इस लीडरशिप, इसमें लीडर जो हैं वो क्या कह रहे हैं, श्रीलंकन लीडरशिप इज पोज टू बैलेंस, लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग टास्क है कि दोनों के बीच में बैलेंस बना कर रखे। बोथ सिन्हाला हार्डलाइनर्स एंड तमिल मिलिटेंट वाइल निगोशिएटिंग पीस, कि दोनों के बीच में पीस एस्टैब्लिश करने के लिए उन दोनों में बैलेंस को बनाना ज़रूरी है। अब ये जो लिट्टे था, एक चीज़ आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि जो लिट्टे था, लिबरेशन टाइगर जो फोर्स थी, ये कब समाप्त हुई थी श्रीलंका में, इन 2009 में, राइट। इन्होंने ही राजीव गांधी को भी, राजीव गांधी की हत्या जो हुई थी उसके पीछे भी किसका हाथ था, लिट्टे का। क्लियर, ओके। देन नेक्स्ट जो हमारा कार्टून है, इसमें क्या है, यहाँ भी हम अगर इस कार्टून को भी ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें दो फेसेस दिखाई दे रहे हैं, वन इज़ दिस, अनदर वन इज़ दिस। अब ये क्या है, हम इजीली इनको पहचान सकते हैं कि ये कौन है, मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कौन थे, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और ये क्या है, अभी हमने पीछे कैलकुलेशन में बात की है जनरल परवेज़ मुशर्रफ की, राइट। तो इसका मतलब अब ये क्या दिखाया गया कि यानी एक मीटिंग चल रही है, राइट। लेकिन इस मीटिंग में आप ये अगर टेबल्स और चेयर्स को देखेंगे, या इस तरफ ये बंकर्स भी दिखाए गए हैं,
तो ये सारे कोई भी सिस्टमेटिकली तरीके से नहीं रखा हुआ है, यानी ये जो है उल्टे सीधे पड़े हुए हैं। ये चीज़ें हमें क्या दिखाती है कि यहाँ अगर सिस्टम नहीं है, किसी भी तरीके का यहाँ पर प्रॉपर ढंग से कोई चीज़ नहीं रखी हुई, तो इसका मतलब कि दोनों लीडर्स के बीच में भी किसी न किन्हीं मुद्दों को लेकर आपस में कन्फ्लिक्ट्स हैं। आपस में ये लोग किस लिए मिले, उन्हीं कन्फ्लिक्ट्स पर बातचीत करने के लिए, राइट। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चंस। अब कार्टून हमने समझ लिया, तो हम क्वेश्चंस को भी आसानी से उनका आंसर भी हम इजीली दे सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेम द लीडर्स, नेम टू लीडर्स। इसमें दिखाई गए 2 लीडर्स की बात करनी है, तो वो हम बात कर चुके हैं, एक मनमोहन सिंह है, दूसरे कौन है, जनरल मुशर्रफ ऑफ पाकिस्तान। देन इमेजिन एनी 2 प्रॉब्लम्स दे माइट बी डिस्कसिंग। ऐसी कौन सी 2 प्रॉब्लम्स को हम इमेजिन करते हैं जो ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं। हमें मालूम है बहुत अच्छे से कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में सबसे बड़ा और मेन मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम ऑफ कश्मीर एज वेल एज प्रॉब्लम ऑफ टेररिज्म, राइट। देन मेंशन द आउटकम ऑफ देयर डिस्कशन। इनकी जो आपस में ये डिस्कशन हो रही है, इसका क्या रिजल्ट निकला, आउटकम क्या था। इंडिया एंड पाकिस्तान स्टक टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स पोजीशन ऑन कश्मीर। बोथ द कंट्रीज एग्रीड टू सॉल्व देयर कन्फ्लिक्ट्स विद पीसफुल एंड म्यूचुअल टॉक्स। तो ये जो इनके बीच में बातचीत हुई थी, इससे इन्होंने क्या आउटकम था कि दोनों इस बात पर राज़ी थे, उनमें एग्रीमेंट हुआ था कि दोनों ही अपना जो कश्मीर का मुद्दा है और टेररिज्म का जो उनका इशू है, उसको पीसफुली और म्यूचुअल टॉक से, यानी आपस में एक दूसरे से बातचीत करके उसे सुलझाएंगे। इसी वजह से फिर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में बस सर्विस शुरू हुआ था, ट्रेन सर्विस शुरू हुआ, एंड एयर सर्विसेज हैव बीन रिज्यूम्ड बिटवीन द 2 कंट्रीज, राइट। ये क्या है, आउटकम यानी रिजल्ट, क्या इसका जो था रिजल्ट क्या निकला था वार्ता का या बातचीत का। ओके, कम टू द नेक्स्ट, दैट इज, अब ये क्या है, हमें ये देखने में ही क्या लग रहा है कि ये कोई कार्टून तो है नहीं, ना ही कोई पेंटिंग है, ये किसी ना किसी चीज़ का, किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है या एम्बलम आप बोल सकते हैं, उसका है। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये एम्बलम किसका है। आपने अगर चैप्टर को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको देखते ही ये मालूम पड़ जाएगा कि ये लोगो किसका है। दिस लोगो इज़ ऑफ UN, राइट, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब टू विच ऑर्गेनाइजेशन इज द अबव लोगो कंसर्न, व्हेन वाज दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड। तो हमें ये तो मालूम है, लोगो देखते ही हम पहचान गए कि ये लोगो किसका है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का है। और UNO कब एस्टैब्लिश हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज मेड इन दिस लोगो और द एम्बलम, व्हाट डिड इंडिया, व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन इट। ये जो बीच में ये बना हुआ है लोगो में, तो ये क्या है, ये लोगो में क्या दिखाया गया, वर्ल्ड मैप। यानी क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन है वो किसके लिए वर्क करता है, फॉर द होल वर्ल्ड, किसी एक कंट्री या 2 कंट्री के लिए काम नहीं करता, पूरे वर्ल्ड के लिए ये काम करता है। इसीलिए इसके सेंटर में क्या बनाया गया है, एक वर्ल्ड मैप। अब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया था, 30 अक्टूबर 1945। Then next one is what does olive branches in the emblem depicts। olive branches कौन सी हैं, these are the olive branches जो साइड में दिखाई गई हैं। तो ये olive branches क्या है और किस चीज़ को डिपिक्ट कर रही हैं। The world map has olive branches around it। These branches are signifying world peace। किस चीज़ को ये olive branches शो कर रही हैं, These olive branches are signifying the world peace, क्योंकि यूनाइटेड नेशन किस लिए एस्टैब्लिश किया गया था, टू एस्टैब्लिश द पीस इन होल वर्ल्ड, राइट। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन। हमारा जो नेक्स्ट कार्टून है उसमें क्या दिखाया गया है, यू कैन सी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का जो एम्बलम है वो दिखाया गया है। इसका मतलब कि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन की इंटरफेरेंस बताई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो इंटरफेरेंस का या उनके कहने का कोई इफेक्ट नहीं है। What does the cartoon represent? It represents the role of United Nations on attack of Lebanon by Israeli forces। इसराइल ने जो लेबनान पर अटैक किया था उसमें यूनाइटेड नेशन का रोल जो है उसको दिखाया जा रहा है। अब हु इज़ द पर्सन बीइंग कमेंटेड इन द कार्टून, ये जो व्यक्ति दिखाया गया है इसमें ये कौन है, ही इज़ अ UN सेक्रेटरी जनरल। Then what message does the cartoon convey? It convey message on relevance of United Nation as immediate follow-up was not there by Israel।
कि यूनाइटेड नेशन ने जो इनको बोला था कि इसको रोकने के लिए जो लेबनान पर इन्होंने अटैक किया था, लेकिन जो इज़राइल था उसने यूनाइटेड नेशन की बात को इमीडिएटली नहीं माना था, बल्कि क्या किया था, बाय फोर्सेस डिस्पाइट पासिंग अ रेजोल्यूशन फ्रॉम द यूनाइटेड नेशन से जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसको इज़राइल ने नहीं माना था और उन्होंने लेबनान पर अटैक अपना जारी रखा। क्लियर? देन कम टू द नेक्स्ट वन। अब यहाँ भी क्या है, ये क्या है, डफर, राइट? और ये क्या दिखाया गया, अब हमें ये कार्टून ही किस चीज़ को दिखा रहा है कि पॉवर्टी है। क्लियर? एज वेल एज यू कैन सी हियर कि लोग कैसे सफ़र कर रहे हैं, और नीचे एक वर्ड लिखा हुआ है, लाइन लिखी हुई है, अ बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स, यानी हेल्प हो रही है लेकिन एक्चुअल में नहीं, केवल शब्दों में, राइट? अब व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट, ये कार्टून क्या दिखा रहा है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डफर, ये कहाँ पर है, सूडान में, राइट? डरफर में जो सूडान में है, किस तरीके से ह्यूमन क्राइसिस आए थे, पॉवर्टी कैसे वहाँ पर हुई थी। देन व्हाट टाइप ऑफ क्राइसिस डज द कार्टून शो, किस तरीके की क्राइसिस को दिखा रहा है, स्टार्वेशन, जेनोसाइड, हॉरर। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट वन, व्हाट मैसेज डज द कार्टून कन्वे, ये कार्टून क्या दिखा रहा है, अब ये कार्टून किस चीज़ को शो कर रहा है, ये हमें इस लाइन से पता चल रहा है। अब बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स, कि शब्दों में तो ये दिखाया गया कि यहाँ बहुत सारी हेल्प की गई है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। अब बिग हेल्पिंग ऑफ वर्ड्स ओनली बिकॉज ड्यूरिंग दीज क्राइसिस international organization perform debates, speeches on these, but no actual aid or support was reached to the people। बातों बातों में कहा गया था कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में लोगों तक उतनी जो हेल्प थी वो नहीं पहुंची थी। क्लियर? ओके। देन नेक्स्ट वन कार्टून, यू कैन सी अगेन इन दिस कार्टून 2 वर्ड्स आर रिटन, यहाँ लिखा हुआ है येस्टरडे और यहाँ क्या लिखा हुआ है, टुडे। अगर हम येस्टरडे को पढ़ देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, फिनिश योर डिनर, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्ट्राविंग, यानी कि ये बताया जा रहा है कि अपना खाना ख़त्म करो, क्योंकि खाने को नहीं छोड़ना है। यहाँ पर बहुत सारे चाइना और इंडिया में ऐसे लोग हैं जो कि भूख का शिकार हैं, जो भूखमरी से मर रहे हैं, राइट? जबकि यहाँ टुडे में क्या दिखाया गया है, फिनिश योर होमवर्क, देयर आर पीपल इन चाइना एंड इंडिया हु आर स्ट्राविंग फॉर योर जॉब, कि अपना काम ख़त्म करो। यानी यहाँ पर जो पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है कि, और साथ ही ये बात कही गई कि इंडिया और चाइना में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब को ढूंढ रहे हैं, एक ही जॉब है जिस पर तुम भी जाना चाहते हो और वो लोग भी आना चाहते हैं। क्लियर? अब दोनों में ही इंडिया और चाइना की बात की गई है, लेकिन यहाँ येस्टरडे में उसकी गरीबी को दिखाया गया है, पॉवर्टी को दिखाया गया है, लेकिन यहाँ क्या है, डेवलपमेंट को दिखाया गया है। लेकिन अब लोग किसके लिए लड़ रहे हैं, फॉर द एम्प्लॉयमेंट। क्लियर? ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन आंसर। व्हाट डज द कार्टून कमेंट, कमेंट क्या किस चीज़ को दिखा रहा है, कमेंट ऑन चेंजिंग सिनारियो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अब ये जो जॉब की बात हो रही है यहाँ पर, जो स्टार्वेशन की या पॉवर्टी की बात हो रही, तो येस्टरडे पॉवर्टी थी लेकिन आज पॉवर्टी नहीं है। तो ये चेंज किसकी वजह से आया है, ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन से फ्लो ऑफ आइडियाज़, फ्लो ऑफ गुड्स, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फ्लो, कल्चर का फ्लो होता है, राइट? देन व्हाट इज रेफर्ड अंडर द टाइटल येस्टरडे, येस्टरडे में क्या बताया गया है, अर्लियर कंडीशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज who were striving due to the less growth of their economy। hopefully it's clear to you कि उनके पास पैसा नहीं था, आर्थिक रूप से वो इतने संपन्न नहीं थे, इसलिए किस चीज़ को फेस कर रहे थे, भूखमरी को, स्ट्राविंग को, यानी कि वो जो थे संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन में, राइट? देन व्हाट मैसेज डज द टुडे कन्वे, ये टुडे क्या दिखा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ओपन डोर्स फॉर न्यू एंट्रेनेंस फ्रॉम डेवलपिंग नेशन एंड रिजल्टेड इनटू ब्रेन ड्रेन, राइट? अब जो है लोग पढ़े लिखे हैं और वो किस चीज़ की तलाश कर रहे हैं, डेवलपिंग नेशन में भी भूखमरी नहीं है, लोग गरीबी का शिकार नहीं है, बल्कि अब वो जॉब को ढूंढ रहे हैं। क्लियर? ओके, देन नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट एंड द लास्ट कार्टून ऑफ आवर इम्पॉर्टेंट कार्टून ऑफ आवर दिस बुक, दैट इज़, अब यहाँ पर भी फिर से आप देख सकते हैं कि इट इज़ अ सिंबल ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? अब फिर से इफ़ यू नो अबाउट द सिंबल, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो आपका जितने भी आपके चैप्टर्स में सिंबल्स दिए हुए हैं
उन सभी सिंबल्स को आपने याद करना है। स्पेशली जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का आपका चैप्टर, उसमें जितने भी सिंबल्स हैं उन सिंबल्स में से कहीं से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, राइट। तो अब ये सिंबल किस चीज़ का है? वी नो वेरी वेल कि ये सिंबल किसका है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। व्हाट इज़ इट? इट इज़ अ लोगो, एम्बलम या लोगो ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क्राइब इट्स रोल इन ब्रीफ। अब नाउ यू नो वेरी वेल कि ट्रेड, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्या करता है? रूल सेट करता है फॉर द होल वर्ल्ड, राइट। किस चीज़ के रूल्स? फॉर द ट्रेड। It is a global interaction organization dealing with the rules of trade between the nations. Next is write some of impact made it on Indian economy. अब WTO के द्वारा जो भी रूल्स बनाए गए थे ट्रेड को लेकर, उसका इंडियन इकोनॉमी पर, भारत की आर्थिक स्थिति पर उसका क्या इफेक्ट पड़ा है? तो क्या इफेक्ट है? सबसे पहले क्या है? इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी ऑन इंडिया फॉर ट्रेडिंग विद अदर कंट्री। WTO के रूल्स की वजह से ही इंडिया क्या है? दूसरी कंट्रीज़ के साथ अब ट्रेड कर पा रहा है। सेकेंड, इट मे बी एबल टू एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज टू द अदर कंट्रीज विद लेस रिस्ट्रिक्शंस। दूसरी कंट्रीज़ में अपनी चीज़ों को भेज पा रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड करवा पा रहा है, लेकिन उसमें उसे ज़्यादा जो है रिस्ट्रिक्शंस का सामना नहीं करना पड़ रहा। सेकेंड केस का बेनिफिट क्या हुआ है? फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अब जब हम उनके साथ ट्रेड कर पा रहे हैं तो ट्रेड की वजह से क्या है? इंडिया इज़ गेटिंग मच बेनिफिट बिकॉज इम्पॉर्टेंट शेयर ऑफ द वर्ल्ड इज़ टेकिंग प्लेस अमंग द डेवलप्ड कंट्रीज देमसेल्व्स, राइट। क्योंकि मैक्सिमम ट्रेड कहाँ हो रहा है? डेवलप्ड कंट्रीज़ में। कौन कर रही है वहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज़, क्लियर। और डेवलप्ड कंट्री आकर डेवलपिंग कंट्रीज़ में अपना ट्रेड करती हैं। देन नेक्स्ट राइट सम ऑफ द थर्ड वन इज़ टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर कंट्रीज़ विल बी अवेलेबल एट रिड्यूस्ड कॉस्ट। दूसरी कंट्री से जो टेक्नोलॉजी है वो हमें कम कीमत पर मिल रही है, क्लियर। तो ये सारी क्या हैं? दीज आर द इम्पैक्ट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। किस तरीके के इम्पैक्ट है ऑन आवर इंडियन इकोनॉमी, और इकोनॉमिकली जो है ग्लोबलाइजेशन का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आया है, क्या प्रभाव पड़ा है, क्लियर। ऑल दिस इज अबाउट टुडेज, or you can say this is the, with this we have finished all the cartoons, all the important cartoons of our chapter, not only the chapter, from the whole syllabus regarding the political science. Hopefully all these cartoons are clear to you. अगर आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं तो don't forget to like, share और subscribe. Thank you.